सुंदरी फूलन देवी के हत्यारों को आज सजा मिल सकती है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है। बहुचर्चित फूलन देवी हत्याकांड में आज फैसला आ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज इस मामले में सजा का ऐलान कर सकती है। इस मामले में शेर सिंह राणा समेत 3 अभियुक्त हैं। फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त फूलन देवी की हत्या की गई थी उस वक्त वो समाजवादी पार्टी से सांसद थीं। बता दें कि फूलन देवी 1980 के दशक में शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। सांसद बनने से पहले फूलन देवी दस्यु सुंदरी के रूप में चर्चित थीं। उन पर आरोप था कि सामूहिक बलात्कार का बदला लेने के लिए 1981 में एक जनसंहार में ऊंची जाति के 22 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। माना जाता है कि इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या की थी। फूलन देवी के जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन नाम से फिल्म बनाई थी, जिसे खासी लोकप्रियता मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ई रिक्शा के बैन पर सुनवाई होनी है। सरकार ई रिक्शा के परिचालन से जुड़ी गाइडलाइन सौंपेगी। दिल्ली के करीब 1.5 लाख ई रिक्शा चालकों के लिए आज का दिन काफी अहम होगा। दिल्ली हाईकोर्ट आज तय करेगा कि सड़कों पर ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा या नहीं। वहीं सरकार आज ई रिक्शा के परिचालन पर गाइडलाइन भी सौंपेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने ई रिक्शा के परिचालन संबंधी अपने आदेश की समीक्षा के लिए स्वीकृति दे दी थी। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि कोर्ट में ई रिक्शा के परिचालन से जुड़े तथ्यों को नहीं रखा गया, जिसके बाद ही एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए साफ कर दिया गया कि ई रिक्शा के परिचालन को नियंत्रित करने की जरूरत है। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है और ई रिक्शा के नियमन के लिए एक परामर्श भी जारी किया है। ऐसे में इस दौरान उन्हें दिल्ली यातायात पुलिस या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी नियमों के अनुरूप ही ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए। चालकों ने गुहार लगाई कि न्याय के हित में बेहतर होगा कि हाईकोर्ट अपने 31 जुलाई के आदेश की समीक्षा कर उसमें बदलाव करे, क्योंकि लाखों ई रिक्शा चालकों की आजीविका इस पर निर्भर है। लोकसभा में आज सांप्रदायिक हिंसा बिल पर चर्चा होगी। विपक्ष इस बिल पर चर्चा की मांग कर रहा था। लोकसभा में आज सांप्रदायिक हिंसा बिल पर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को सदन में हुए हंगामे के बाद इस पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल देश में कथित रूप से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए गुरुवार को लोकसभा में चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और कई अन्य दलों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नारे लगाते हुए वेल में आ गए और उन्होंने स्पीकर पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। हालांकि सरकार और स्पीकर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में इजाफे के विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शांति है और जनता खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता खड़गे ने कहा कि देश में बहुत जगह दंगे हो रहे हैं, इसमें किसका हाथ है, कौन ये दंगे फैला रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज म्यांमार दौरे पर रवाना होंगी। इस दौरान विपक्षी मुद्दों पर बातचीत समेत आसियान बैठक में शिरकत करेंगी। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की नीति के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 11 अगस्त तक म्यांमार का दौरा करेंगी, जहां वो म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करने के अलावा आसियान और पूर्व एशिया के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठकों में शिरकत करेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुषमा स्वराज का पड़ोसी देशों का 4था दौरा होगा। इसके पहले वो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का दौरा कर चुकी हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों की 9वीं बैठक 9 अगस्त को होगी। इसके अलावा वो 10 अगस्त को पूर्व एशिया शिखर बैठक के विदेश मंत्रियों की 4थी सालाना बैठक में भी शिरकत करेंगी। इन बैठकों में हिस्सा लेने वाले चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ब्रुनेई और कनाडा के विदेश मंत्रियों से भी सुषमा स्वराज अलग से द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। म्यांमार के विदेश मंत्री के अलावा वहां के राष्ट्रपति से भी सुषमा स्वराज 11 अगस्त को मुलाकात करेंगी। म्यांमार के साथ सीमा पर शांति और सुरक्षा तय करने के उपायों पर बातचीत होगी। चिनाब नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंचा बीएसएफ का जवान आज वतन लौटेगा। दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत के बाद पाकिस्तान इस पर राजी हो गया। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी की तेज धारा में बहकर पाकिस्तान पहुंचे बीएसएफ के जवान को दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत के बाद पाकिस्तान छोड़ने के लिए राजी हो गया है। बीएसएफ का जवान पाकिस्तान से आज वतन लौटेगा। बीएसएफ का जवान सत्यशील यादव जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अखनूर क्षेत्र में चिनाब नदी में पेट्रोलिंग पार्टी में तैनात था। सूत्रों के मुताबिक 6 अगस्त को पेट्रोलिंग पार्टी की मोटर बोट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आने से बोट पलट गई, जिसके कारण सत्यशील यादव नदी में गिर गया और पानी के तेज बहाव में बहते हुए पाकिस्तान पहुंच गया, जहां पाकिस्तानी रेंजरों ने उसे पकड़ लिया। सत्यशील यादव बीएसएफ की 33 बटालियन में तैनात था। नटवर सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी की किताब लिखने की कभी योजना ही नहीं रही है।
अपनी किताब में सनसनीखेज दावा करने वाले नटवर सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी ने कभी किताब लिखने की योजना नहीं बनाई। नटवर सिंह ने सोनिया गांधी की किताब लिखने के फैसले पर हैरानी जताई है। नटवर सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी उनके दावों पर जवाब नहीं दे पाएंगी और अगर वो देती हैं तो आश्चर्य वाली बात होगी। नटवर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी अपनी किताब नहीं लिख रही हैं, जबकि प्रियंका बायोग्राफी लिखेंगी जिसमें सोनिया भी ऑथर रहेंगी। दरअसल नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में सनसनीखेज दावा किया था, जिसमें कहा था कि सोनिया गांधी राहुल के कहने पर 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, जिसके बाद ही सोनिया गांधी ने किताब लिखकर जवाब देने का फैसला किया था। Not an individual centric book. All the emphasis in all the media is on the individual, who has now announced that she will write a book. And normally she does not respond to anything. So I was very surprised that she made a comment. Because when I was very close to her, I told her, you should write your autobiography. She said, no, I'm not going to write my autobiography, but Priyanka is writing my biography. So I said, I'll join her as co-author. समाजवादी पार्टी की सांसद और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव गुरुवार को लोकसभा में एक सांसद के सवाल पूछने पर उलझन में फंस गए। लोकसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी की सांसद और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव के सामने उस समय बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई जब दूसरे सांसद ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर पर उनसे सवाल पूछ लिया। लोकसभा में गुरुवार को नियम 193 के तहत देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत पर चर्चा हो रही थी। चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान एसपी सांसद डिंपल यादव ने जब मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के संबंध में आंकड़ा दिया तो बीजेपी की एक महिला सांसद ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताइए। इस पर डिंपल कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन जल्द ही वो संभल गईं। I would like to put some suggestive measures needed to curb crime against women. Ma'am, by vigorously enforcing the existing legislations relating to crime against women and children, like the Dowry Prohibition Act 1961, Child Marriage Restraint Act, and many such acts, ma'am, it is very important for police personnel to be responsible for the implementation. The administration and police should play a very proactive role in detection and investigation of crime against women and ensuring that there is no underreporting of the cases. It has worked in UP, sir, and sir, the number of complaints that were registered were 2,46,110. Out of this, sir, 2,15,240 cases were solved. अंग्रेजी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने संसद में अंग्रेजी में भाषण दिया। महिला की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर डिंपल यादव बोली। डिंपल यादव दूसरी बार लोकसभा सांसद बनी है। वो मुलायम सिंह परिवार के 5 लोकसभा सांसदों में से एक हैं। बदायूं रेप केस में सीबीआई यूपी पुलिस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। यूपी के बदायूं रेप केस में सीबीआई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। सीबीआई उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कह सकती है जो इस केस की जांच में शामिल रहे। सीबीआई बदायूं केस के उन 5 आरोपियों की जमानत याचिका का भी विरोध नहीं करेगी जो 2 महीने से जेल में हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 5 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई को कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इनकी कोई भूमिका है। सीबीआई ने पप्पू, अवधेश, उर्वेश यादव, कांस्टेबल छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव को गिरफ्तार किया था। बता दें कि बदायूं में इसी साल मई में एक पेड़ से 2 चचेरी बहनों के शव लटके मिले थे। दोनों बहनों से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश कर चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड दर्ज कराने के साथ 18 अगस्त को फिर से प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 9 साल के बच्चे को 18 साल लिखकर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी में फिरोजाबाद के नगला सिंगी थाना पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे की उम्र 18 साल लिखकर केस दर्ज किया है। दरअसल मामला बस इतना सा था कि गुरुवार को छोटे छोटे बच्चे बकरी चराने गए थे, जहां उनका आपस में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में एक बच्चे का थोड़ा खून क्या बहा कि उसकी मां ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। जिस बच्चे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई उसकी उम्र एफआईआर में 18 साल लिखवाई गई, जबकि उस बच्चे की उम्र महज 9 साल है और वो क्लास 3 में पढ़ता है। फिरोजाबाद के एसपी का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने उस पर अभी सीओ साहब को मौके पर ही भेजा है। ये अगर सत्यता पाई जाती है तो आज ही कड़ी कार्रवाई इसके अंदर होगी। जिसका भी दोष है उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सवाल उठता है कि 9 साल के बच्चे की उम्र कैसे 18 साल एफआईआर में दर्ज की गई और इस मामले में लापरवाह कौन है।
सहारनपुर दंगे में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के खिलाफ दंगा भड़काने और हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए दंगे के मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी उमर अली के खिलाफ कुतुबशेर थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं। दंगा पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इन दोनों के नेतृत्व में मुहर्रम अली पप्पू ने दंगा कराया था। बता दें कि सहारनपुर दंगे का मुख्य आरोपी मुहर्रम अली पप्पू है। दोनों नेताओं के खिलाफ ये मुकदमा गुरचरण सिंह जंग और सुशील सैनी ने दर्ज कराया है। दोनों नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने और हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। इमरान मसूद वही कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सहारनपुर गुरुद्वारे में 100 गज के प्लॉट को लेकर 26 जुलाई की सुबह दंगा भड़का था। इस दंगे में जमकर हिंसा, आगजनी और लूटपाट हुई थी। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। दंगे को लेकर अब तक करीब 6 थानों में 190 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें अकेले कुतुबशेर थाने में दंगे से संबंधित 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगी। शहर को बदसूरत बना रहे इन अवैध होर्डिंग्स की उम्र अब बहुत कम बची है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि शहर में लगाने वाले अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होगी। हर वार्ड के वार्ड अफसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और जहां वार्ड अफसर नहीं है वहां एक स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो इस तरह की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा एक नोडल अफसर भी बनाया जाएगा जो उस इलाके का कमिश्नर होगा या फिर पुलिस का डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा जो इस तरह के होर्डिंग्स को हटाने में आने वाली दिक्कतों और पॉलिटिकल प्रेशर को दूर करेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हर इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक टोल फ्री नंबर भी देना होगा जिस पर इस तरह के अवैध होर्डिंग्स की जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी और अगर इस तरह के मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ 2 तरह की कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आदेश दिया है कि अवैध पोस्टर या होर्डिंग न लगाने को लेकर उन्हें 26 सितंबर तक एक एफिडेविट दाखिल करना होगा, जिसके बाद अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अवैध पोस्टर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सगी बहन वासंती बहन इस बार अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। सेहत खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। रक्षाबंधन के मौके पर हर बहन की तमन्ना होती है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 4 भाइयों की एक बहन है वासंती। वासंती हर साल मोदी की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार उनकी सेहत ठीक न होने की वजह से इस बार दिल्ली नहीं आ पाएंगी। लेकिन वासंती बहन ने अपने भाई मोदी के लिए राखी पोस्ट कर दी है और दिल्ली न जाने का मलाल भी है। वासंती बहन पिछले काफी समय से मोदी की कलाई पर राखी बांधती आई हैं। वासंती बहन आज भी वो दिन याद करते हुए खुश हो जाती हैं। वासंती बहन का कहना है कि मोदी का घर में अलग ही व्यक्तित्व था और जब मोदी घर पर थे तब से वो राखी बांधती थी, लेकिन 17 साल की उम्र में जब मोदी ने घर को छोड़ दिया तब वासंती बहन राखी आरएसएस के कार्यालय अहमदाबाद के पते पर पोस्ट कर देती थी। बाद में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वासंती बहन गांधीनगर सीएम हाउस में राखी बांधती थी, जो सिलसिला 2013 तक चला। लेकिन अब मोदी देश के पीएम बन गए हैं और वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लिहाजा सेहत खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा पा रही राखी बांधती थी, जो सिलसिला 2013 तक चला। लेकिन अब मोदी देश के पीएम बन गए हैं और वो दिल्ली पहुंच गए हैं, लिहाजा सेहत खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा पा रही। राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में अब आपको मनपसंद यानी मन माफिक खाना मिलेगा। अब रेलवे विमानों की तरह यात्रियों का स्वागत वेलकम ड्रिंक से करेगा। राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस की सेवा 13 अगस्त से 50 रुपए तक महंगी हो जाएगी। रेलवे ने केटरिंग सेवा पर 8.66% का टैक्स लगा दिया है। हालांकि रेलवे अब विमानों की तरह यात्रियों का स्वागत वेलकम ड्रिंक से करेगा। इतना ही नहीं, अगर ट्रेन 2 घंटे से ज्यादा देरी से चली तो समय अनुसार नाश्ता और खाना दिया जाएगा और वो भी मुफ्त। इन ट्रेनों में खान पान की सेवाएं पूरी तरह बदलने जा रही हैं। कई रूटों पर शताब्दी ट्रेन में 2 स्टेशनों के बीच यात्रियों को कोई भी खान पान की सुविधा अब तक नहीं दी जाती थी। अब हर यात्री को चाय या कॉफी दी जाएगी। खर्च की भरपाई 1 लीटर पानी की बोतल के बजाय 1 कप पानी देकर की जाएगी। अभी हर यात्री को 1 लीटर पानी दिया जाता है। कई बार दूरी इतनी कम होती है कि पानी का इस्तेमाल ही नहीं होता। खान पान की बेहतर सुविधा के लिए हर क्षेत्रीय रेलवे के खाना परोसने के बजाय उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में बांटकर एक स्टैंडर्ड मेन्यू तैयार किया गया है। पूरे देश की ट्रेनों में इसके मुताबिक ही अब खान पान परोसा जाएगा। पूरे देश का मेन्यू करीब एक तरह का है, बस बदलाव इतना है कि अगर आप पश्चिम में हैं तो नाश्ते में वड़ा पाव और ढोकला मिलेगा और अगर आप दक्षिण में हैं तो इडली डोसा। रेलवे ने डायबिटीज रोगियों के लिए भी व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत इन तीनों ट्रेनों में शुगर फ्री पेय और खाने की व्यवस्था होगी। इसके लिए रेलवे ने हर क्षेत्रीय रेल के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक को व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से पद्म